Of course, apart from the Aam Aadmi Party. And at the moment with us, we have Mr. Pankaj Modi. One more Mr. Modi of the BJP. Pankaj Modi साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर. जय सिया राम. कैसे हैं? जय सिया राम. पंकज मोदी साहब, तो 400 पार पक्का? 400 पार जी बिल्कुल पक्का. इसमें तो कोई शक ही नहीं है. 4 जून को इस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने पहले ही बोल रखा है जी. 400 पार पक्का. और अभी अभी जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई देखिए, हिंदू मुसलमान मैंने आज तक कभी नहीं किया. मैंने हमेशा जो शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया, उन्होंने ये कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे या जो घुसपैठी है, मैंने मुसलमानों का नाम तो लिया नहीं, ऐसा उन्होंने कहा. और जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा या कहूंगा तो उस दिन मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, ऐसा मोदी जी ने कहा है अपने एक इंटरव्यू में. मोदी साहब बताएं. पंकज मोदी जी साहब. बिल्कुल. नहीं तो आप शुरू से देखे होंगे कि जब हमने जितनी भी सारी योजनाएं चलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हिसाब से चला है. और जितनी भी योजनाएं हैं वो समाज के सभी वर्गों को हमने देने की कोशिश की है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, SC ST या OBC, सब कम्युनिटी, किसी में कोई भेदभाव न रख के सारी योजनाएं हो, चाहे वो जनधन का खाता खुलवाना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज ने भी लिया है. तो प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही है कि हमारी विचारधारा देश को बांटने वाली बिल्कुल ही नहीं है. हम सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं. तो प्रधानमंत्री जी ने वही बात को आगे बढ़ाया. और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी, खास करके अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को उन्होंने अपील करने की कोशिश की, इसके लिए उनको ये सब चीजें बोलनी पड़ी है कि उन्होंने कर्नाटक में क्या किया है या उन्होंने तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में क्या किया है. तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि देश को सचेत करने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मुस्लिम लीग की तरह सोचकर देश को बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू और मुसलमान में. तो मोदी जी आज जो मुंबई में है, बिल्कुल जहां पर हमारा ऑफिस है उसके साथ में ही है, बिल्कुल 1 मिनट दूर है, जहां पर उनका अभी अभी रोड शो हुआ है. माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रोड शो हुआ है, वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है अभी. तो इतनी बार मोदी जी मुंबई में क्यों आ रहे हैं? अभी मैंने सुना है 17 तारीख को फिर आ रहे हैं वापस, 17-19 तारीख को शायद फिर आएंगे. और कांग्रेस का कहना है क्योंकि मोदी जी डर गए हैं, इसलिए बार बार मुंबई आ रहे हैं. नहीं, कांग्रेस वाले की बात ही क्या जाए, जो जिसने जीवन भर सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो उन्हें आराम करने की आदत रही है. तो आप प्रधानमंत्री जी का आप सार्वजनिक जीवन में जब से है, तो उन्होंने मेहनत की, एक पराकाष्ठा को पार किया है. वो एक सीट को, चाहे वो बीजेपी का हो, NDA के सदस्यों का हो, जिस तरीके से एकदम इंडिविजुअली उसको चाहते हैं कि वो 400 पार का जो लक्ष्य रखा उसको पूरा करे. इसके लिए वो आज अगर आप दिखेंगे कि बनारस में है, तो कल आपको मुंबई में दिख जाएंगे. तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं. और वो एकदम 24 घंटे में पूरा दिन रात मेहनत करके किसी तरह से बीजेपी को 370 पार और NDA को 400 पार का एक जो लक्ष्य रखा है, तो उसमें जितने कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत तो प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं. तो ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वजह से शायद बीजेपी की हालत जरा खस्ता है. ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास है सर? जी बिल्कुल नहीं. दोनों पिछले चुनाव में भी वो एक विधानसभा चुनाव में साथ में थे, और तो उनका कोई असर होने वाला नहीं है. वो कल किसी आई बिल्ली खंभा नोचे वाले हालत में है. जिस तरह से बयान आज अखिलेश यादव के भी दिख रहे थे, तो पता चल रहा था ये लोग फ्रस्ट्रेशन में है. और हम 80 में 79 सीट जीतने के लक्ष्य में चल रहे हैं. 79 out of 80. प्रदीप जी, वाह. प्रियंका गांधी जी कहा कि मोदी जी पिछले 2 दिन से लगातार हर मंच पर हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इशू लेकर पूरे इलेक्टोरेट पर प्रभाव डालना चाहते हैं. पर प्रियंका गांधी का कहना है आप बात करिए मुद्दे पर. आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर दिया, प्राइस राइज के बारे में बात करिए, इन्फ्लेशन के बारे में बात कीजिए. तो क्या ये एग्रेसिव प्रियंका गांधी किस प्रकार से आप देखते हो? शी इज टेलिंग दैट डोंट टॉक अबाउट हिंदू मुस्लिम्स, आप मुद्दे पर आइए. हाउ डू यू सी प्रियंका गांधी स्टेटमेंट? मोदी जी, आप जरा सा प्रियंका गांधी के हाल के बयानों को देखिए, तो उनके बयान खुद ही एकदम द्विअर्थी हैं. आज उनकी, अभी मैं एक टीवी पे डिबेट देख रहा था, उसमें प्रियंका गांधी बोल रही थी कि 5 किलो अनाज को क्यों ले रहे हैं, और ऊपर से उनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो अपने मैनिफेस्टो को पढ़ रहे थे और बोल रहे थे 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे. तो आप उनमें जरा सा मुझे लग रहा है कि वास्तविक स्थिति की कमी है.
और वो ज्यादातर इमोशनल मुद्दे लाने की कोशिश करती है कि आज से जो 20 साल पहले जिस मुद्दे को जीकर वो कांग्रेस पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी वही कर रही है। तो प्रियंका गांधी का प्रभाव ज्यादा कुछ नहीं है। और आप देखिएगा वो आज रायबरेली तक ही सीमित है। रायबरेली में उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। अब वायनाड से भाग कर रहा है राहुल गांधी, तो भाई की सीट को बचानी है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जबकि वो खुद वो सीट चाह रही थी कि नहीं चाह रही थी, तो चर्चा का विषय है। लेकिन पता नहीं क्यों वायनाड से छोड़कर जब रायबरेली में आया तो पूरी कांग्रेस पार्टी रायबरेली में लगता फिक्स हो गई है। तो ये ऐसा लग रहा है कि रायबरेली तक सीमित हो गया और कांग्रेस को पता है कि आगे कुछ होने वाला नहीं, तो कम से कम राहुल गांधी की सीट तो बचा ली जाए। मोदी जी हाल ही में 2 दिन पहले कहा कि मैं कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं। आप वो मुस्लिम बहना से पूछिए जिसको ट्रिपल तलाक मैंने एबॉलिश करके उनको न्याय दिलाया। उन्होंने आवास योजना की बात की कि आवास में हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, आयुष्मान कार्ड जो बेनिफिट मिला उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, और इंजेक्शन कोविड के लिए कहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया। मुस्लिम बहना जो हमारे हैं उनसे पूछिए सिंसियरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सिंसियरिटी के बारे में उन मुस्लिम बहनों से पूछिए। तो ये क्या चेंज है, मोड किस प्रकार से आप देखते हो? प्रदीप जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जिस तरह से आपने बोला है कि एकदम बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी का कभी भी भेदभाव धर्म और जात के हिसाब से होता ही नहीं है। वो ज्यादातर योजनाओं को आप देखेंगे कि सबके लिए वो चल रहे हैं। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रिपल तलाक का मुद्दा आपने बताया, या फिर हज में सिर्फ महिलाओं को अकेले जाने की भी अनुमति हो, तो एक तरह से हमारे मुस्लिम महिलाओं का वोटर एक हमारे बहुत अच्छे तरीके से वोट बैंक हमारी बन गई है और बहुत अच्छे तरीके से उनका मतदान हो रहा है। ये जब हमारा रिजल्ट आएगा तो उसमें देखिएगा मुस्लिम महिलाओं का कितना मतदान बीजेपी के तरफ हुआ है। ये एक चर्चा का विषय होने वाला है। इस चीज को मैं आपको आज पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये एक मुस्लिम महिला मतदाताओं का कितना सारा वोट बैंक बीजेपी को मिला है, ये इस बार 4 जून के बाद चर्चा का विषय होगा। बट एट द सेम टाइम जहां मोदी जी ये कह रहे हैं, गिरिराज सिंह जी ने कहा कि देखो 400 पार इसलिए चाहिए कि ये मंदिर हम और मंदिर बनाएंगे। आसाम के चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि 303 दिए तो हमने राम मंदिर बना दिए, 400 बनेंगे तो काशी मथुरा भव्य तरीके से बनाएंगे। तो ये अलग अलग स्पीचेस और अलग अलग कन्विंसिंग आप कैसे देख रहे हो? इलेक्टोरेट सब लोग कंफ्यूज है। मोदी जी कभी कुछ बोलते हैं, गिरिराज सिंह कुछ और बोल रहे हैं, आसाम के सीएम कुछ बोल रहे हैं कि 400 पार हमें इसलिए दे कि बाकी जो विरासत है उसको हम लोग संभाले, इस देश की अस्मिता को हम संभाले। तो कैसे इंटरप्रेट करें इनके बयान को? नहीं प्रदीप जी, तो उनका कहना आज भी जब आप देखें काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण मंदिर पे कोर्ट में केसेस है, तो हमारा तो उस पे एक तरीके से हम चाहते हैं कि कोर्ट के द्वारा उस चीज का सॉल्यूशन हो। लेकिन अगर 400 का हमारा एक लक्ष्य है तो उसमें अगर 330 जनता ने दिया, अगर हमें 282 क्रॉस करके दिया 14 में और 303 दिया 2019 में, तो हमने इस चीज को सही में राम मंदिर का एक रास्ता प्रशस्त किया। हमने सभी मुद्दों पे बात की, सुप्रीम कोर्ट में गया और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो 400 का अगर आंकड़ा रहेगा तो उस चीज में सहमत ही हूँ, एक पॉजिटिव तरीके से लिया जाए इस चीज को। और काशी हो चाहे कृष्ण मंदिर हो मथुरा का, इस चीज पे बात आगे बढ़ेगी तो इसका सॉल्यूशन ही होगा। लेकिन इसमें कोई अपोज करेगा क्या? मतलब अभी विरोध तो विरोध के नाम पे ही हो रहा है ना। अगर उनसे बात कर ली जाए तो मुझे तो लगता है कि बैठ जाएंगे। क्योंकि देखिए साहब, ऐसा है, अगर आप काशी विश्वनाथ की बात करें जी मोदी साहब, काशी विश्वनाथ पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। वो तो सारे आंकड़े हैं ना सबके सामने, नेशनल आर्काइव्स में है भाई। औरंगजेब का खुद का फतवा है कि भाई इसको डिमोलिश कीजिए। वो अपने राम सिंह जो थे इसके बुंदेलखंड के, उन्होंने बनवाया। मान सिंह जो थे अपने बादशाह अकबर के जो सेनापति थे, बादशाह अकबर के खजाने से उसमें सोना भी लगवाया गया। जी बिल्कुल, उसी को डिमोलिश किया औरंगजेब ने। ये बादशाह अकबर के ग्रेट ग्रैंडसन ने उसको, ये सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और जहां तक के मथुरा का सवाल है, मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। देखिए साहब, जो ईदगाह है, ऊपर ईदगाह है, पता नहीं आप मथुरा गए हैं कि नहीं गए। नीचे जो है कहते हैं उग्रसेन का किला है, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वो एक काल कोठरी भी है नीचे। सर, जो जमीन का लैंड टैक्स जो है और ग्राउंड वाटर का जो बिल है, वो कृष्ण जन्मस्थान यानी कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट देता है। और ईदगाह जो है वो मुसलमानों का है। लेकिन जमीन का पैसा
और वाटर का पैसा जो ग्राउंड वाटर होता है उसका पैसा कृष्ण धर्मशान ट्रस्ट देता है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट है नहीं। तो मेरा ये कहना है कि उसमें तो मतलब कोर्ट केस भी नहीं होना चाहिए। मैं बोलना चाहूंगा, 1 मिनट आपकी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी बोलिए सर। जिस तरह अपीजमेंट अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में एक क्या कहते हैं, आप देखोगे तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने करके जिस तरीके से इन मुद्दों को उलझा के रखा, तो हमारा लक्ष्य है कि अगर अगले इस लोकसभा चुनाव के बाद हम इस चीज को सॉल्व करें, तो इस चीज को जनता तक हम रख रहे हैं। तो जो बात गिरिराज सिंह ने कही है, चाहे हेमंत विश्वकर्मा ने कहा है, तो उस चीज को एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाए कि जनता हमें 400 सीटें देंगी तो हम और आगे अच्छा करेंगे। जिस चीज लेकिन पंकज मोदी साहब, क्या आज की तारीख में जिस प्रकार मोदी जी ने बार बार कहा कि मैंने अपनी मुस्लिम बहनों की इज्जत बचाई है, कि जो वर्बल ट्रिपल तलाक है, पहले क्या होता था, फोन के ऊपर तलाक 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 बोल दिया जाता था, तलाक हो गया, व्हाट्सएप पे तलाक हो गया, ईमेल पे तलाक हो गया, एसएमएस पे तलाक हो गया, ये तो मोदी जी ने बचाया ना सबको। या नमक पड़ गया तो तलाक हो जाया करता था। जी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मुसलमान वोट जो है, क्या मुसलमान जो हैं आज भी मतलब क्या मोदी जी के खिलाफ वोट करेंगे? मतलब मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मैं अभी जस्ट प्रदीप जी से इस बात की चर्चा कर रहा था कि मुस्लिम महिलाओं का बहुत सारा प्रतिशत, वोट का प्रतिशत इस बार आपको देखने कारण भी हम लोग एक अच्छे मेजोरिटी में आने, मतलब 400 अरे भाई बनारस में दिख होगा, वेरी फ्रैंकली। नहीं, कभी आप कभी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी, कभी मैं ग्राउंड पे जाकर लोगों से चर्चा करता हूँ, तो मुस्लिम महिलाओं को वो बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। तो पंकज मोदी साहब मिली है तो उस चीज को 315, 325, 330, 350, मेरी समझ में वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तीसरी बार भी मोदी जी आ गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, वेरी फ्रैंकली। ये दिस इज अ बिग थिंग, 3rd कंसेक्यूटिव टाइम फॉर मिस्टर मोदी टू बी इलेक्टेड, भले ही जो भी नंबर हो। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी क्या अपेक्षा है मोदी जी से कि जब तीसरी बार वो जीत करके आएंगे बतौर प्रधानमंत्री के रूप में, आपको क्या लगता है कि वो भारत को कहां लेके जाएंगे? और आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है, खुद की इच्छा क्या है कि मोदी जी क्या करना बोलना चाहिए? मेरी जो एक तरह से आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने 2047 का एक रोड मैप तैयार किया है भारत को विकसित बनाने का। तो मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि किसी तरीके से भारत को 2047 तक विकसित करने के रास्ते पे जितने भी मतलब डिसीजन लिए गए हैं पिछले कार्यकाल में, उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से किसानों के प्रति उनका सोच है कि किसानों की आय को दोगुनी करनी है, इस चीज पे मैं हमेशा चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना एक रखा था किसानों की आय दोगुनी रखने का, तो वो चीज को पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूं 2047 तक का जो उन्होंने रोड मैप रखा है वो किसी तरीके से वो आगे लेकर चले, और वो होगा भी। और जिस तरह से वो एक छोटी छोटी चीज, प्रधानमंत्री जी की खासियत आपने देखी होगी, जिस चीज पे लोग बात करने से कतराते हैं एक बड़े पद पे पहुंच जाने के बाद, वो उन छोटी चीजों को रेखांकित करते हैं, उस चीजों को दर्शाते हैं। चाहे वो लाल किले के प्राचीर से शौचालय के बारे में उन्होंने चर्चा करना, आप जरा सा कभी आप बैठ के किसी गांव में, अगर मैं तो गांव से इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूँ, गांव में किस स्थिति में लोग रह रहे थे जहां शौचालय नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज हर गांव में पानी की व्यवस्था की गई है, वाटर पोर्टेबिलिटी भले उनके घर तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन अगर एक व्यवस्था करके जहां से कुछ दूर पैदल करके वो पानी ला सकती हैं, तो पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत का अभियान हो, ये एकदम भारत में एक आमूल जो परिवर्तन करने का लाया। और इसमें जनता भारतीयताओं के एक गर्व का अनुभव हुआ है कि अगर हमारे सबके घर अपने पक्का मकान दे रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, आज उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर मिल रहा है, जनधन से उनके खाते खुल रहे हैं, जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के फंड है, उनके खाते में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, बिना कोई करप्शन के, बिना कोई किसी के भेदभाव के। तो इस चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया जाए। और मुझे आशा है जिस तरह से उन्होंने 10 सालों में भारत को एकदम बहुत चीजों को बहुत आज बदलेगा हालात। खुश पंकज जी, राहुल गांधी जी, भारत का जो उनका लक्ष्य वो पूरा होगा, इस चीज में मैं राहुल गांधी जी का कह रहा है कि हाथ बदलेगा हालात, और राहुल गांधी जी 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस और 25 गारंटी एक रेवोल्यूशन है। नंबर 1 संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। बट मोदी जी का कहना है कि संविधान मेरे लिए धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, इससे किसी को छीनने नहीं दूंगा। मोदी जी का कहना संविधान ये बदलना चाहता है, बदलना इसलिए चाहता है कि हिस्सेदारी न्याय के माध्यम से तो 50%। तो कैसे एक तरफ मोदी जी कह रहा है कि धर्म ग्रंथ है मेरे लिए, मैं छीनने नहीं दूंगा, राहुल गांधी जी कह रहा है कि ये संविधान को छीनने वाले हैं। ये पूरे इनके एटीट्यूड डिक्टेटोरियल, टोटली ऑटोक्रेटिक और एंटी डेमोक्रेटिक है।
तो पंकज जी लोग समझे क्या? दोनों कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। मैं बता रहा हूँ, आप संविधान बचाने की बात ये लोग किस मुंह से करते हैं जिन्होंने इतनी बार ऑलरेडी संविधान में परिवर्तन कर रखा है। और क्या कहते हैं, जरा सा कभी बैठकर अपने पिछले उनके अपनी दादी माँ के कार्यकाल को देखे तो किस तरह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश में। और संविधान की तो बात छोड़िए, पूरे देश को उन्होंने एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, विपक्ष के नेताओं को वो सबको जेल में डाल दिया था। और तो वो संविधान की बातें न करें, वो संविधान का भले वो मुखौटा एक देख रहे हैं, उनको बेसिकली एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके सरिया कानून लाना, इस तरह की मानसिकता रख रखे हैं। लेकिन ये मोदी जी के होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार होते हुए कभी वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जिस तरीके से संविधान में चेंजेस होते रहते हैं इस चीज में, लेकिन उसका एक तरीका है कि कुछ चीजें सुधार के लिए बनी ही होती है, समझे। और ये प्रावधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दे ही रखी है कि संविधान में कुछ चेंजेस रहेंगे तो करने का एक प्रावधान है। तो संविधान बदलने की कोई बात नहीं है। संविधान बदलने का जो दोष है वो आप कभी बैठ के देखेंगे तो आप कभी राहुल गांधी से पूछिए कि उनकी दादी माँ ने इस चीज में क्या किया था जब इमरजेंसी लगाई थी, या जिस हिसाब से उन्होंने अभी उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया तो उसमें एकदम साफ साफ वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स को दर्शा रहा है। तो वो बेसिकली संविधान का नाम लेकर सरिया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को खुश करने की, मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान के प्रति वो राहुल गांधी की बातों को आप ज्यादा तवज्जो न दें और उनको ये समझे कि वो बेसिकली तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं उनके संविधान के बारे में। कहते हैं भाई पढ़ लो, कहाँ है अल्पसंख्यक को उन्होंने बोला है कि हिस्सेदारी दी जाएगी, क्या कहते हैं, बांट कर जिनके पास ज्यादा पैसे उनसे लेकर। तो एक तरह से वो किसको दर्शा रहे हैं? तो वो बोलने का एक डायरेक्ट रूप से नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्ट रूप से उनका यही लक्ष्य है। और वो इन्होंने करके दिखाया, कर्नाटका हो चाहे आंध्र प्रदेश में हो, तो उन्होंने ये चीजें कर रखी है। ओबीसी एसटी एसटी समाज के जो आरक्षण थे उससे 4% लेकर उन्होंने मुस्लिम समाज को दिया है। तो हमारी वो चीजें हम लोग होने नहीं देंगे। और जो हक आदिवासी समाज का है, दलित समाज का, ओबीसी समाज का, उनका हक कोई नहीं ले सकता है। उनकी जो जितनी हिस्सेदारी है वो कर रही है। पंकज जी आप देखोगे मैनिफेस्टो, कांग्रेस मैनिफेस्टो, बहुत सारे चीज हाईलाइट जो हुआ है, मां लक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया एनुअली गरीब महिला के घर में गरीब महिला को मिलेगा, एक वो चीज है। और दूसरा है कि 25 लाख रुपीस हेल्थ कवर, 25 लाख का हेल्थ कवर। आप जो बीजेपी का आयुष्मान है शायद वो 5 लाख का है, कांग्रेस 25 लाख हेल्थ कवर बोल रहे हैं। अनऑर्गेनाइज लेबर जो है उनको एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस कांग्रेस की तरफ से, तो और 50% आधी आबादी पूरा हक। तो एक एक योजना जो है बहुत इंप्रेसिव है, लोगों के दिल में बैठ गया है। तो क्या इसको आप कैसे चैलेंज करेंगे? बिकॉज ये योजना है बहुत अट्रैक्टिव योजना है जो कांग्रेस के मैं बोलना चाहूंगा जो कांग्रेस की योजना है 1 लाख देने की, तो आप यही अंतर हम में और कांग्रेस पार्टी में, हम लखपति दीदी बनाने का योजना इनको स्वावलंबी बनाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मुफ्त का एक जो उनके गुरु केजरीवाल हैं उस रास्ते पे चलकर वो मुफ्त का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन समझ रही है, ये सब चीजें उन्होंने राजस्थान में भी की थी। हम लोग ऑलरेडी आयुष्मान भारत के द्वारा कितने सारे लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त कर रहे हैं। और आगे भी इस चीज को प्रधानमंत्री ने जब हमारा शपथ पत्र बन रहा था तो उन्होंने कहा था 70 साल के उम्र से जिनकी भी ज्यादा हो जाएगी उनको भी इसमें अब जोड़ दिया जाएगा। उसमें अब ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी आय कितनी है, तो 70 साल से उम्र से जिनकी भी ज्यादा रहेगी वो आयुष्मान भारत का फायदा ले सकते हैं। तो भारत की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो सिर्फ ना झूठे वादे कर किसी तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता जनार्दन हमें बहुत अच्छे से समझती है, हमें ठोक पीट कर उन्होंने देख भी रखा, 10 साल का हमारा कार्यकाल देख रखा है। तो इस चीज में जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और हमें जो हमारा 370 का लक्ष्य उसको पूरा करेगी, 400 पार का हम लक्ष्य पार करेंगे। मोदी जी, पंकज जी बात है कि बार बार अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इफ इट कम्स टू पावर रोल बैक करेंगे आर्टिकल 370 35 एब्रोगेशन को, रोल बैक करेंगे ट्रिपल तलाक को, रोल बैक करेंगे राम मंदिर का जो जजमेंट है ऑर्डर को उसको रोल बैक करेंगे सीएए को, यूपीए को, एनआरसी को। कांग्रेस कह रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। तो ये क्या है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल टॉक है? नहीं, तो ये चीज में मैं बोलना चाहूँ, आपने पुराने कांग्रेस के बयानों को देखा होगा, मनीष शंकर ऐयर क्या कहते हैं, या फिर हाल फिलहाल में नाना पटोले ने क्या बोला, वो कि राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। जब हमारी राष्ट्रपति जी जस्ट आई उसके अगले दिन उनका ये वक्तव्य था।
तो इस तरह से मानसिकता उनकी दिख रही है। भले उन्होंने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन उनके नेताओं के बारे में आप कभी उनके बयान देखेंगे तो खुद वो 370 पे क्या सोचते हैं, और उनके बहुत सारे पार्टी के नेता किस तरह सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और किस तरह से वो बातें कर रहे थे। तो और उनका एक तरह से खुला समर्थन उनके हाईकमान का था। तो ये बातें अमित शाह जी ने जो कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरह की मानसिकता कांग्रेस ने शुरू से रखी है। आप जरा सोच सकते हैं, जो पार्टी ट्रिपल तलाक शाहबानो केस में आने के बाद पलट दी, तो वो इतने अच्छे अच्छे 370 और राम मंदिर और बहुत सारी योजनाएं ये जब हुई है, तो उनको क्यों नहीं बदल देगी? जब इनको वोट बैंक को अपील ही करना है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता इस चीज को समझदार है, वो समझेगी कि ये किस तरह की मानसिकता वाले कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन पंकज मोदी साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि राम मंदिर का शुद्धिकरण वो शंकराचार्य जी के हाथों से करवाएंगे और चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित करेंगे कि जब वक्त ठीक हो और वो सोचें कि अब वक्त आ गया है वास्तविकता में राम मंदिर में पूजा कराने का, तब जाकर के ऐसा कोई प्रकरण होगा। उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के विजिट के बाद की ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि क्योंकि चारों शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया था, इसकी वजह से वो चाहेंगे कि राम मंदिर का शुद्धिकरण हो। पंकज मोदी साहब, अब आप बताएं। जी बजाज सर, मैं इस बात से आपको बोलना चाहूंगा, आप किसी भी भारत के 140 करोड़ की जनता तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी हिंदू समाज के आदमी से पूछिए कि वो 22 तारीख को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो वो उस चीज से खुश थे कि नहीं। एक आदमी अगर आपको मिल जाए कि नहीं उस चीज से दुखी है, कांग्रेसियों को छोड़कर, मैं इसमें कांग्रेसियों को नहीं जोड़ना चाहता हूँ भाई, उनकी अलग ही दुनिया रहती है। तो आप इस चीज से भारत की जनता को कोई अरे भाई कुछ तो कहेंगे सर, क्या है आपकी तारीफ थोड़ी करेंगे वो, आपको क्या लगता है आपकी तारीफ करेंगे? नहीं, तारीफ ना करे तो कम से कम इस मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर तो साथ आ ही सकते थे। विपक्ष का काम सकारात्मक चीजों को साथ में देने का भी है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जब सब चीज हो रहा था, इसका समर्थन करना चाहिए था। 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को भी तो समझनी चाहिए थी, इस बात को तो समझिए। तो वो कभी भी वो आज तक मुझे समझ में आया नहीं, ये बात मेरी समझ के बाहर है। सबको आना चाहिए था, वेरी फ्रैंकली। राम मंदिर में सबको आना चाहिए तो था। इस तरह की बातें करना, किसी तरह से बांटने की राजनीति करना कि शंकराचार्य नहीं आए, वो नहीं आए, तो बहुत सारे आपने जब वो कोई भी वीडियो देखा है उस दिन ना, तो एकदम भाव विह्वल हो गया है। जिस तरह की चीजें हो रही थी उस दिन, वो जिंदगी के कुछ अच्छे दिनों में से मैं उस दिन को मानता हूँ। तो ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की वजह से आपको लगता है कि 400 का 450 हो जाएगा? नहीं, 400 पार का हमने नारा दिया। 400 पार के बाद जनता जितना ज्यादा देना चाहिए हम उसका स्वागत ही करेंगे। ऊपर भोलेनाथ की कृपा रहेगी। भोलेनाथ की कृपा है सर, आपको दिख रहा है मुझे। शरद पवार जी के स्टेटमेंट को कैसे देखते कि छोटे छोटे जो दल है वो कांग्रेस में मर्ज होना चाहिए, कांग्रेस को मर्ज होना के, तो ये क्या पवार साहब का क्या है? क्या एक नया सरप्राइज जो उन्होंने फेंका है? हर बार पवार साहब के तरफ से कोई ना कोई सरप्राइज आइटम आ ही जाता है कि ये, तो ये सरप्राइज, तो उद्धव ठाकरे जी क्या होगा, कांग्रेस, तो क्या देखते हो सर इस स्टेटमेंट का क्या इंटरप्रिटेशन है? मैं पर्सनल इंटरप्रिटेशन देता हूं उसमें। देखिए, शरद पवार जी की जो अभी एक सीट बारामती की बच नहीं पा रही है, जो सुप्रिया सुले अपनी बेटी के लिए वो शुरू से मतलब चाह रहे थे राजनीति में किसी तरह से बारामती बच जाए, तो उनकी राजनीति शुरू से तोड़ने फोड़ने वाली रही। आप शुरू से उनका कार्यकाल देखेंगे तो हमेशा कभी कांग्रेस से अलग हुए, कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी दूसरी पार्टी को तोड़ दिए, कभी इसके विधायक को, तो उनका ये शुरू से रहा है सोच। और वो अभी जब देख रहे हैं कि बारामती में उनकी सुपुत्री स्त्री सुप्रिया सुले जी जब हार रही है, तो उनका ये कहना कि किसी तरीके से अब उनको सेट करना है, क्योंकि अब उनकी पार्टी कहीं रही नहीं। अब उसमें उनके मेन कार्यकर्ता, उनके सारे जो पदाधिकारी सब अजीत दादा के साथ चले आए, तो वो चाह रहे किसी तरह से अपनी बेटी को सेट करने के लिए दूसरी पार्टी में। तो वो इस तरह का बयान वो अपने पर्सनल चीजों के लिए दे रहे हैं। अब वो उनका पर्सनल चीजों में किस तरह से वो देखते हैं वो उनका लुकआउट है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि बेसिकली वो अपने उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले को किसी तरह से कहीं भी एक पार्टी में सेट कर दें कि अब लोकसभा में तो जा नहीं रही, तो किसी तरह राज्यसभा से चला जाया जाए। तो इस तरह से मैं देखता हूँ। क्या बात है साहब, क्या बात है। पंकज मोदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मोदी जी यहाँ पर आए। धन्यवाद आप लोग का। अब मैंने सुना, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, घाटकोपर स्टेशन कुछ खोल दिया गया है, बीच में मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था क्योंकि मोदी जी का रोड शो वहां से जा रहा था, तो अभी खोल दिया है उसको। सो देयर वाज सम इनकन्वीनियंस बट दैट्स ऑलराइट, इट्स द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू डू।
प्रधानमंत्री चलिए जी जब शिवाजी आते हैं पार्क में प्रधानमंत्री जी की 17 तारीख को रैली, आप लोग भी आमंत्रित हैं, आइए जी देखना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम नहीं आएंगे कैमरा तो आएगा सर, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जी बिल्कुल। आप अगर मुंबई आ रहे हैं तो कृपा करके हमारे ऑफिस भी आने का कष्ट करें, प्लीज आइए। जी BKC मैं न्यू बॉम्बे में में जाता आए, हूँ तो मैं कभी मिलूंगा। BKC में आए, आइए चाय पीते हैं साथ में बैठ करके जी, और बिल्कुल, श्री राम की बिल्कुल। बात करते हैं, आइए। चलिए सर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी चलिए। बेस्ट टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा हो और मोदी जी इसी शान और शौकत के साथ तीसरे टर्म के लिए वापस लोकसभा में आए और देश के प्रधानमंत्री बने। आपको नमस्कार, जी बिल्कुल। जय सिया राम, ठीक, हर बहुत हर बहुत महादेव। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। Well, that's just about it for tonight's show. Mr. Kishore Tiwari, I think, got very tired of waiting and he decided to go for his dinner. So I hope he had a good dinner. We'll try and get him tomorrow because Pradeep ji, there is a major crisis brewing at the moment in Marathwada and in Vidarbha. The farmers are really in a very, very bad shape right now. I would have wanted to talk to him, but then he is what he is. He's a very old friend. I'm sure he'll be with us tomorrow. In the meantime, आप जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। वो घंटी भी बज गई है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी भेजें, कल या परसों आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। और दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। और वो स्वाति मालीवाल का जो मामला है दिल्ली में, प्रदीप जी, वो खत्म होते हुए दिख नहीं रहा है मुझे। वो तो पता नहीं क्या है। तरह तरह की बातें, जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग उतनी बात। गिरिराज सिंह जी का कहना है ये घर का मामला भाई है। घर का मामला है, वो सुनीता केजरीवाल जी और वो देख लेंगे आपस में। आप उसमें देख लेंगे। अब उसको उनका कहने का मतलब क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बड़ा जरा फिल्मी स्क्रिप्ट लगता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को, प्रदीप जी और मेरी तरफ से और सारी टीम की तरफ से, आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।